Hello everyone. So we are meeting after quite some time. Actually, I got busy with something. आज हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि आज जो मैं पार्ट डालूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो का, इसमें मैं काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दूँ और एक आधा न्यूमेरिकल करा दूँ, सो दैट यू कैन यूज टू हाउ द फॉर्मूलाज आर यूज्ड इन दिस टॉपिक. ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है नर्स्ट इक्वेशन से. जो हमारा लास्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया था. ठीक है, जिसको वो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, उसको उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन से हम और क्या क्या फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं, फर्दर क्या डेरिवेशन हो सकती हैं और उससे हम और फर्दर क्या निकाल सकते हैं चीज़ें. ठीक है, तो देखो हमें पता है जो हमारा डेनियल सेल हमने लिया था उसमें जो इक्वेशन थी वो क्या थी, जिंक प्लस यू 2 प्लस विल गिव Zn2 प्लस प्लस यू. ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है. अब जब हमारा ये डेनियल सेल वर्क कर रहा है, यहाँ पे क्या थे, 2 कंपार्टमेंट्स थे. ठीक है, यहाँ पे हमने अपने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करा था, ये जिंक की थी और ये कॉपर की थी. यहाँ पे ZnSO4 था और यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट था. तो जब इस सेल ने काम करना शुरू किया था, ये सॉल्ट ब्रिज था, हमने इसको कनेक्ट कर दिया था, एनोड और कैथोड बना दिए थे हमने. ये हमारा एनोड था और ये हमारा क्या था, कैथोड था. अब यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे थे. ठीक है, और जो करंट था वो इस तरफ आ रहा था. ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ये हमारी रिएक्शन चल रही थी. तो जब ये रिएक्शन चल रही है, यानी कि जब मेरा Zn2 प्लस बनाए जा रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, साथ साथ क्या हो रहा है, कॉपर जो सल्फेट में से है वो कॉपर मेटल पे जाया जा रहा है. ठीक है, यानी कि जब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है तब तक तो जो मेरा सेल की जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही थी, 1.1 आ रही थी. अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑब्वियसली यहाँ से जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होंगी, कम होंगी. तो जब एक टाइम ऐसा आएगा कि कॉपर सल्फेट की यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, स्मॉल रह जाएगी, है ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट सारा का सारा कहाँ चला गया होगा, कॉपर के ऊपर चला गया होगा. वैसे ही काफी हद तक जो ये जिंक है ये क्या हो चुका होगा, ब्रेक डाउन हो चुका होगा और एक इसमें आ चुका होगा, सॉल्यूशन में आ चुका होगा, ZnSO4 बना चुका होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी. यानी कि कॉपर 2 प्लस आयंस जो है उनकी कंसंट्रेशन क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी. सिमिलरली जिंक मेटल भी जो है वो भी क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा. इसका मतलब जो मेरे रिएक्टेंट्स है यहाँ पे जिंक और कॉपर 2 प्लस, इनकी कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करने लगेंगी तो जब मेरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने लगेंगी बेसिकली, तो मेरा प्रोडक्ट बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो उसका मतलब अब वो रिएक्ट नहीं कर रहे. अगर वो अब रिएक्ट नहीं कर रहे तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कम हो जाएगा तो जो इसका जो वोल्टेज आया करता था 1.1 वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करने लग जाएगा. क्योंकि इतने जिंक, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे कि आपस में क्या, कि आपस में इतना ये बचा ही नहीं है ना, जिंक इतना बचा है ना, कॉपर सल्फेट इतना बचा है कि ये अगर भिजवा भी दे तो इतना बचा ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ले ले. तो कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या करने लग रही है, आफ्टर सम टाइम कॉपर 2 प्लस की कर रही है डिक्रीज. ठीक है, और प्रोडक्ट की करने लग जाएगी इंक्रीज, Zn2 प्लस की करने लग जाएगी इंक्रीज. तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि उसके बाद जब उसने मैक्सिमम कुछ देर के लिए 1.1 वोल्ट अचीव कर लिया, उसके बाद उनकी कंसंट्रेशंस प्रोडक्ट्स की इंक्रीज कर जाएगी बहुत ज्यादा और रिएक्टेंट्स की डिक्रीज कर जाएगी. जब उसकी डिक्रीज और उसकी इंक्रीज करने लगेगी, ये तो हो ही रहा है, शुरू से हो रहा है. एक स्टेज ऐसा आएगा जब हमारा ई सेल भी जो है वो क्या करने लग जाएगा, 1.1 के बाद वो डिक्रीज करने लग जाएगा और डिक्रीज करते करते किस पे चला जाएगा, ये 0 पे चला जाएगा. ठीक है, जब ये 0 पे आ गया यानी कि अब मेरे सेल ने वर्क करना बंद कर दिया. इसका मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में अब फर्दर रिएक्शन नहीं हो रही है. तो
अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब अब इस रिएक्शन में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना, दोनों तरफ एरो होती है आगे और पीछे। इक्विलिब्रियम आ चुका है क्योंकि ई सेल जो है, या ई नॉट नहीं है, ई सेल, जो ई सेल है उसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, यानी कि अब रिएक्टेंट्स हमारे दोनों कंटेनर्स में रिएक्टेंट्स भी बचे हुए हैं, प्रोडक्ट्स भी बचे हुए हैं, लेकिन अब आपस में वो रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनमें क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम नर्स्ट इक्वेशन से क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। और अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, Kc इज इक्वल्स टू रिएक्ट प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर प्रोडक्ट लिखूंगी तो Zn2 प्लस और Cu आएगा। सॉलिड का तो हम कंसंट्रेशन लिखते नहीं है, तो सर क्या लेंगे, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डिसोसिएशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और जो ई सेल है उसको हम कैसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में 2, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 इन्वॉल्व है, 2f इनटू में लॉग Zn2 प्लस एक्वस अपॉन में कॉपर 2 प्लस एक्वस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो Zn अपॉन में कॉपर को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, Kc से, और जो मेरा ई सेल है वो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, तो यानी कि 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में 2f लॉग, यहाँ क्या लिख दूंगी, इसको मैं Kc लिख दूंगी। ठीक है, तो अगर मेरी पूरी इक्वेशन नेगेटिव वाली इधर चली जाए तो ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 RT अपॉन में 2f लॉग Kc। या अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल। यहाँ तो 2 आ गया इस, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। अदरवाइज द फॉर्मूला विल बी 2.303 RT अपॉन में NF इनटू में log Kc। ये मेरा क्या बन गया, मैंने अपना ई सेल में निकाल सकती हूँ, किससे, log Kc से भी। अगर मुझे किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, मुझे कंसंट्रेशंस ना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू से भी मैं अपना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक न्यूमेरिकल देख भी लेते हैं। देखो, जो ये नर्स्ट इक्वेशन वाला फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, उसको हम यूज कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये 2.2। ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। रिएक्शन में दी हुई है, ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 2.303, या इसको मैं सीधा क्या लिख सकती हूँ, 2.303 RT को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.059 अपॉन में n इनटू में लॉग और Kc हमें निकालना है। ठीक है, अब ई नॉट ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, 0.46। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। उसके लिए अब यहाँ जो कई बार जो गलती होती है ना बच्चों से, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही होती है। हाफ सेल्स लिख के देख लेते हैं। कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस, ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2। Ag प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ये, 1। अब हमें पता है कि हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करने होते हैं, बैलेंस, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, n की वैल्यू को पुट कर देंगे 0.059/2 इंटू में log Kc। ठीक है, तो Kc विल बी इक्वल टू 0.46 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.59। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या है, log Kc है, तो इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व होके वो आती है 15.6। तो जब हम लॉग की टेबल में देखेंगे, अब लॉग की टेबल यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊंगी, तो वैसे देख लेना कोई वीडियो लॉग की टेबल की। तो जब लॉग की टेबल में देखेंगे, जनरली जो 10.15.6 है ना, ये पावर में चढ़ जाता है जब हम लॉग हटाते हैं, तो Kc की वैल्यू जो है 10 की पावर 15.6 चढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो लॉग टेबल तो मैं दी होगी,
यहाँ पे भी फिलहाल आई डोंट हैव इट। बाकी जब भी हम लॉग हटाते हैं, ये ध्यान रखना, जब भी हम लॉग की टर्म हटाते हैं ना, तो जहाँ जो भी इसके सामने टर्म होती है ना, उसको हम 10 की पावर पे रख देते हैं। तो 10 की पावर के अराउंड क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे आंसर आता है हमारा 3.9 में कर दिया 15। तो अगर तुम एग्जाम में देखोगे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आया होगा तो 10 की पावर से भी तुम समझ जाओगे कि हाँ ये होगा। कई बार अगर लॉग की वैल्यू ना दे रखी हो तो जरूरत नहीं है कि लॉग की वैल्यू होनी चाहिए, सीबीएसई के लिए तुम्हें आनी चाहिए, बट वैसे 10 की पावर चढ़ा देना तो 10 की पावर 15 आ जाएगा, हमारा क्या आ गया, केसी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसके न्यूमेरिकल को यूज करते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कितने यूटिलाइज हो रही है रिएक्शन में। अब हम देखते हैं, ये तो हमने केसी निकालना सीख लिया। अब हम जो है ना इस सेम उससे नर्स्ट इक्वेशन से ही हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी। गिब्स फ्री एनर्जी जब भी गिब्स फ्री एनर्जी हमारे रिएक्टेंट्स के पास एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे उसकी हम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली इज इक्वल्स टू वर्क डन। गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी होती है। इसका मतलब ये है क्या चीज, ये एक ऐसी एनर्जी है किसी सिस्टम के पास जिससे वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास मान लो अगर तुम मुझे एक दिन खाना ना दो, या एक दिन खाना तुमने मुझे ब्रेकफास्ट करवा दिया, ठीक है, तो मेरे पास शाम तक मैं कितना पढ़ा सकती हूँ, कितनी एनर्जी है मेरे पास, मेरी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जितनी मैं कैलोरीज बर्न करूंगी उतनी मेरी क्या है, वो एनर्जी है, ठीक है। तो कितनी मैं मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर पा रही हूँ तुम्हें पढ़ाने में, तो मेरी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। कि वो एनर्जी हमारे सिस्टम के पास जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। अब यही एनर्जी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जब निकालते हैं तो हम लोग उसकी एंथैल्पी देखते हैं और हम एंट्रोपी देखते हैं। डेल्टा जी जो है या तो हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होता है या फिर वो क्या होता है, लेस देन जीरो। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा जी हमारा लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे कि अगर मैंने क्या कहते हैं, कोई भी, जैसे मैंने सोडियम लिया और सोडियम को मैंने एकदम से पानी में डाल दिया, तो मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, या मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको हीट प्रेशर कुछ देने की जरूरत नहीं है। सोडियम एकदम से H2O में क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो वे कौन सी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई, ठीक है। यानी कि वहां मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम से ही मेरी रिएक्शन जो थी, जैसे ही मैं रिएक्टेंट्स को लेके आई वो फटाफट रिएक्शन हो गई। उस केस में डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो है, और जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्टेनिटी है ये हम लोग अपने केमिकल रिएक्शंस में भी देख सकते हैं कि जो हमारा, अगर मेरे को ये बता दे कोई कि ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हम ऐसे ले लें, CuSO4 के बजाय हम लोग यहाँ पे Cu ले लें प्लस ZnSO4 ले लें, ठीक है। तो ये क्या ये रिएक्शन देगा, नहीं देगा ये रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इसका तो मुझे पता था ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये तो होगी ही नहीं। तो डेल्टा जी इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे कोई भी इक्वेशंस दे रखी हो और मुझे उसकी डेल्टा जी वैल्यू पता है, तो मैं उससे ये बता सकती हूँ कि हाँ ये रिएक्शन मेरी होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना जनरेट कर पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, इसमें जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट याद करना होता है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF और E ऑफ सेल, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फैराडे कांस्टेंट, और जो भी हमारे सेल का क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, जो डेल्टा जी होता है वो हमारी होती है एक्सटेंसिव, और ई सेल हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर
मैं यहाँ पे डेल्टा जी निकालूं तो डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल बन जाएगा या फिर माइनस एन एफ ई नॉट सेल बन जाएगा। ई नॉट सेल किस केस में बनेगा? जब हमारी कंसंट्रेशन सारी चीजों की क्या होगी? 1 मोलर यूनिटी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे ई नॉट आएगा या ई सेल आएगा। आएगा ई सेल ही, पर अगर यूनिटी है तो ई सेल किसके बराबर हो जाता है? अगर हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर है या यूनिटी है तो हमारा जो ई सेल होता है वो किसके बराबर हो जाता है? ई नॉट ऑफ सेल के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका हमने ये फॉर्मूला बनाया क्यों? क्योंकि देखो डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी हमने क्या देखा कि कितना हमारा सिस्टम जो मैक्सिमम वर्क कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन होता है विद अ नेगेटिव साइन। तो हमने क्या किया, हमें अब अगर हमें वर्क निकालना है किसी भी उसका, तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम वर्क निकालते थे वर्क डन, तो तुम क्या करते थे? कितनी तुम्हारी पोटेंशियल जनरेट होती थी, इनटू में क्या करते थे? इनटू में चार्ज तुमने कितना पास किया तो कितनी पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुई, पोटेंशियल जनरेटेड, इनटू में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। ठीक है, और उनपे क्या था? चार्ज कितना था। यही होता था ना 10th क्लास में जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता था? 1 वोल्ट इनटू 1 कूलम। यही होता था ना वर्क डन इलेक्ट्रॉन्स का, जब हम निकाला करते थे कि कितना हमारा वर्क डन हो रहा है एक वायर में, जब हम इतना करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या इतनी वोल्टेज दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे भी हमने पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हमने अमाउंट ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। और अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इसका चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? जो ई सेल है वो किसके बराबर आ गया? ई नॉट ऑफ सेल के बराबर आ गया। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां से हम लोग अपना क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा जी निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर मान लो हमारे पास जैसे रिएक्शन है Zn प्लस में Cu2 प्लस इज गिविंग Zn2 प्लस Cu। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको पता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? 2Zn प्लस में T2Cu2 प्लस विल गिव 2Zn2 प्लस में 2Cu। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे किससे मल्टीप्लाई हो गए? 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो पहले 2 थे, अब बाद में 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने बन गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में मेरा n क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब मैं अपनी रिएक्शंस को स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस करूंगी, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे उस अकॉर्डिंग हो जाएंगे कि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या जो भी होगा। ठीक है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मेरे रिएक्टेंट्स के साथ होगा वही उसी अकॉर्डिंग जितने भी मेरे नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे उस रिएक्शन में, उसको फिर मैं यहाँ पे n की जगह पे मैं पुट कर दूंगी। ठीक है, इसका ये तरीका होता है। एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा जी का, क्योंकि हमने ई नॉट ऑफ सेल में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी एक रिलेशन निकाल दिया था, तो डेल्टा जी का भी ऐसी रिलेशन हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और वो हमारा हो जाता है लॉग केसी माइनस का RT बाय NF लॉग केसी। इसमें NF नहीं आता, माइनस का RT अपॉन में लॉग NF तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ई सेल की हम क्या कर देंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ई सेल की वैल्यू कितनी थी? RT बाय NF लॉग केसी थी, तो NF से NF कैंसिल हो गया, डेल्टा जी हमारा बन गया माइनस का RT अपॉन में, यहाँ लॉग नहीं आएगा, यहाँ ln आएगा, क्योंकि हम लोग नहीं तो फिर हमें 2.303 या तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस RT अपॉन में ln के, और अगर लॉग लगाएंगे तो 2.303 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कि इस केस में 2.303 नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। लॉग के टर्म्स में लिखना चाहे तो माइनस RT इंटू में 2.303 लॉग केसी। ठीक है, तो हमने एक ही ई सेल से हमने 3 फॉर्मूलेस निकाल लिए हैं। अब इस पे देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेंडल सेल इज 1.1 वोल्ट। इसकी
गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और ई नॉट ऑफ सेल कितना दिया हुआ है उसने 1.1, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता है 2 जनरेट होते हैं डेंसिल सेल में, ये है एग्जाम्पल 2.3 एग्जाम्पल, ठीक है। डेंसिल सेल का ई सेल दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है डेंसिल सेल। अब डेंसिल सेल जरूरी है तो मैं हमेशा डेंसिल सेल बताएंगे। डेंसिल सेल तो मैं देख के खुद ही समझ जाना कि हाँ जिंक कॉपर वाला सेल है। तो जिंक कॉपर के सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो 2 लिख दिया। फैराडे की वैल्यू अप्रॉक्स लेंगे 96500 और इसे कितना हो जाएगा 1.1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हमारा कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, ये आता है 21227 जूल पर मोल, ठीक है। अब अगर किलो जूल में निकालना हो तो किलो में, इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बेसिकली ये 10⁻³ जूल पर मोल। हाँ, इसकी यूनिट ध्यान रखना, इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं जूल पर मोल। ये मैं बताना भूल गई, डेल्टा जी की जो यूनिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी जूल पर मोल, ठीक है। किलो हमने 2.227 कर दिया ना, तो ये हो गया हमारा इंटू में 10⁻³, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं के लिख सकते हैं, तो किलो जूल पर मोल, और ये कितना हो गया 221.227 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना कि किलो जूल में आंसर दे रखा है या जूल में दे रखा है, उस अकॉर्डिंग अपना 10.3 यहाँ पे लगाना ही लगाना। बेसिकली हमने पॉइंट लगाया है यहाँ पे, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यही था 3 हमारा क्या होता है किलो होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जो इंटेक्स क्वेश्चन है ना वो हम एक साथ कर लेंगे, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, कि अगर हमें किसी भी वायर का अगर रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, ρL/A, ठीक है। तो ये तो हमने अलग अलग, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज लिया करते थे, हमारे पास मटेरियल्स प्रेजेंट होते थे, हमारे पास अननोन होता था। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक अननोन लेते थे, 3 तरफ हम नोन ले लेते थे, एक को हम वेरी करते थे, R1 R2 नोन होते थे, R3 अननोन हो जाता था और R4 को हम वेरी करते थे, तो हम उससे एक हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते थे। रो इसमें क्या, इसकी यूनिट्स क्या क्या हुआ करती थी, इसकी यूनिट्स भी देख लो। इसकी होती थी ओम, ठीक है। ये हमारा क्या होता था, ये होती थी हमारी रेजिस्टिविटी। ये एक्चुअली इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसकी यूनिट्स क्या हो जाती थी ओम, इनवर्स और मीटर, ठीक है। हाँ, ओम इनवर्स मीटर। और L/A क्या हो जाता था हमारा उस मटेरियल का जो भी क्या कहते हैं लेंथ अपॉन एरिया का जो वैल्यूज आती थी वो हमारा L/A हो जाता था। अब अगर हमारे पास किसी सॉल्यूशन की, हम कहते हैं ना कि हमारे जो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, जैसे ZnSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, वाटर हो गया, उसमें एसिड डालते हैं तो क्या करते हैं कंडक्टेंस शो करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितनी कंडक्टेंस कर रहे हैं और कौन सा सॉल्यूशन अच्छी कंडक्टेंस कर रहा है, कौन सी बेकार कंडक्टेंस कर रहा है, तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी कंडक्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए हमने क्या सोचा, हमने एक ग्लास ट्यूब ली जिसकी लेंथ हमने कितनी रखी L रखी और इसका हमने एरिया कितना रखा A रखा, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ फॉर्मूले में था वैसे ही हमने इसका A/L रख दिया। अब इसको हमने किससे भर दिया, इसको हमने सॉल्यूशन से फिल कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट करा G से, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G और कंडक्टेंस खाली G, ठीक है, ये याद रखना। तो कंडक्टेंस जो मेरी क्या हो जाएगी, बेसिकली कंडक्टेंस क्या होगी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कोई जितनी रेजिस्ट कर रही है उसी को ऑपोजिट क्या हो जाएगी उसकी कंडक्टेंस। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले का उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1/ρ और ये क्या बन गया A/L, ठीक है। तो 1/ρ ये मेरी क्या होती थी रेजिस्टिविटी, तो 1/ρ को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से और ये K को हम क्या कहते हैं कप्पा। जैसे हम यहाँ पे इस सिंबल को रो कहते थे रेजिस्टिविटी, इट इज नोन एज रो,
ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे 1/ρ को क्या कहते हैं, K, एंड दिस इज इट इज कॉल्ड एज कप्पा। ठीक है, तो अगर ये कंडक्टेंस में जब हमने 1/r करा तो हम रो जो हमारी रेजिस्टिविटी भी जब ये इन्वर्स हो गई तो इसको हम फिर हम क्या कहने लगे, कंडक्टिविटी। तो यानी कि K क्या हो गई, हमारी कंडक्टिविटी हो गई, K हमारी कंडक्टिविटी हो गई, रो हमारी रेजिस्टिविटी हो गई। K होता क्या है, 1/ρ का ही इन्वर्स होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, ρl/a। ठीक है, और जो हमारा कंडक्टेंस है G वो क्या है, 1/r। इसी को रिवर्स कर दो तो यानी कि रो इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, कप्पा, और इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, a/l। अभी तक जो ये टर्म है a/l, इसको हमने अभी तक डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, मैंने बोल दिया ये सेल कांस्टेंट होता है, पर a/l सेल कांस्टेंट होता है या l/a होता है वो भी मैंने डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल अभी ऐसे ही रहने देंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है और कंडक्टेंस है इसमें फर्क क्या होता है। देखो, जो भी कोई मेटल वायर हम लिया करते थे, ये कोई मेटल वायर हम लेते थे तो इसकी रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करा करती थी, कि इसकी लेंथ कितनी है, इसका एरिया कितना है। ठीक है, ये हमने फिजिक्स में पहले ही पढ़ लिया था कि इन चीजों पे हमारी जो लेंथ है वो क्या डिपेंड करा करती थी। तो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा सेमी कंडक्टर है, ये हमारा इंसुलेटर है, तो किस चीज पे हमारे वो कंडक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं उस मटेरियल की। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर पे हमें पता था कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर किसी वायर का इंक्रीज करा करते थे उतना ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी क्या कर जाती थी, इंक्रीज कर जाती थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो वो मूव करने में एक हर्डल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो जो मेरी किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर, ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है हम किसके लिए निकालते हैं, ये वायर्स के लिए या किसी भी मटेरियल के लिए निकालते हैं। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, व्हाटएवर एनी मेटल। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो जो मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है ना, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर मैं अपनी लेंथ इंक्रीज कर दूं तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के। तो लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्टेंस तो फिर उसकी क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वहां पे L। ठीक है, थर्ड क्या था, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर दूं, अगर मैं A इंक्रीज कर दूं तो R क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन कंडक्टेंस में A फिर क्या है, इंक्रीज करने पे G भी, कंडक्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो एरिया इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या कर जाती थी, इंक्रीज कर जाती थी। तो इन तीन चीजों पे जो मेरी किसी भी मटेरियल की कंडक्टेंस है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ मेटल्स के लिए ऐसा होता है। अब अगर, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम मेटल्स पढ़ नहीं रहे, हम किसको पढ़ रहे हैं, आयंस को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो आयंस की कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं किस केस में वो आयंस अच्छे से कंडक्टेंस देंगे और किस केस में वो आयंस अच्छे से कंडक्टेंस नहीं देंगे। तो अगर वो देखें हम तो आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है सबसे पहले तो कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने अच्छे से डिसोसिएट हो रहा है, उसके डिसोसिएशन पे। ठीक है, कितने अच्छे से जो हमारा जैसे KCl है तो कितने अच्छे से ब्रेक डाउन हो रहा है। दूसरा, वो आयन प्रोड्यूस हो गया तो उसके सॉल्वेशन पे, क्या उसको वाटर मॉलिक्यूल ने बहुत ज्यादा घेर लिया है या उसको वाटर मॉलिक्यूल ने थोड़ा ही घेरा है। सॉल्वेशन क्या होता है, सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। कि आयंस के पास, पॉजिटिव आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वाटर के इलेक्ट्रॉन उस पर आके क्या करने लग जाते हैं, अटैक करने लगते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसको मूव नहीं करने देते। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस पे हमारी आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। ठीक है, और किस चीज पे करेगी, और किस चीज पे कर सकती है, विस्कोसिटी पे करेगी कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कितना विस्कस है। अगर बहुत ज्यादा विस्कस होगा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो वो हमारे आयंस प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएंगे। होता है ना कि कई बार जैसे अगर हमारा वो है ऑयल है, ऑयल में तुम नमक डिजोल्व कर दो तो वो नहीं होगा डिजोल्व, तो हमारे किस पे डिपेंड करेगी, फर्दर सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगी
कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं वो कौन से सॉल्वेंट पे लिए हैं उस पर भी डिपेंड करेगी, और उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, या वो फ्लोई है, फ्लूइड टाइप है। फ्लूइड तो होगा बट उसमें आयंस इजीली मूव कर पा रहे हैं, तो विस्कोसिटी हो गई। ठीक है, ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ आयंस पे। जो हमारे आयंस का साइज है वो बड़ा है या छोटा है। छोटे छोटे आयंस होंगे फटाफट मूव कर जाएंगे, बड़े बड़े आयंस होंगे उनको मूव करने में क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि क्या कहते हैं उनको अपना पूरा चार्ज कैरी करना थ्रू दैट सॉल्वेंट वुड बी डिफिकल्ट होता है ना। तो मैं क्या कहते हैं, अगर एक सुरंग बनी हुई है तो छोटे छोटे लोग फटाफट उस सुरंग को पार कर जाते हैं, पर जो थोड़े हेल्दी ज्यादा होते हैं वो उस सुरंग में शुरू में फंस जाते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। और सिक्स्थ हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे जो डिसोसिएशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है क्या वो डिसोसिएट होना चाह रहा है, वो नहीं होना चाह रहा, उस पर भी डिपेंड करेगा ना। डिसोसिएशन मैंने लिख दिया, बेसिकली इट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और लास्ट उसका हो जाएगा कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है। क्या पता तुम इतना कम कंसंट्रेशन लो कि उसके आयंस ही प्रोड्यूस ना हो अच्छे से। तुमने ले लिया 1 लीटर में, तुमने बस एक चुटकी भर नमक डाला, तो क्या पता उससे उसकी कंसंट्रेशन बने ही ना सॉल्यूशन की कि वो कंडक्टेंस करा सके। तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए 1 2 6, ये हमारे हो गए जिसपे हमारे किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या करेगी, डिपेंड करेगी। यहाँ पे हमने इसको आयनिक कंडक्टेंस वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि ये जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिकल जब हम वायर्स की बात करा करते थे तो वायर्स में हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो जब मूव करते थे तो वो कंडक्टेंस किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हैं उसके, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है उसके लास्ट ऑर्बिटल में, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जब दे नहीं पाएगा तो वो कंडक्टेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं करवाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वर्क करा करती थी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो क्या करता था, एक करंट प्रोड्यूस करता था, इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो बेसिकली वो कैसे फ्लो करते हैं, इन फॉर्म ऑफ चार्ज्ड आयंस। जैसे KCl है, KCl को मैंने डाल दिया यहाँ, फिल कर दिया, तो एक्वा स्टेट में क्या जनरेट कर देगा, K+ जनरेट कर देगा, और Cl, तो जो ये Cl नेगेटिव जनरेट करेगा, यही Cl नेगेटिव क्या करेंगे, चार्ज, यही Cl जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन उसने अपने ऊपर ले लिया और फिर वो उसी को क्या कर रहा है, उसी को लेके वो मूव कर रहा है। तो यानी कि जो इसमें कंडक्टेंस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, चार्ज्ड आयंस के कारण हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी electrolyte in which the electrolyte dissociates to form ions, and the conductance is due to the presence of charged ions in any solution is known as ionic conductance। इसलिए इसको क्या कहा गया, आयनिक कंडक्टेंस कहा गया। ठीक है, ये है आयनिक कंडक्टेंस निकालने का एक हमारे पास सेटअप, जिसको हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। इसकी लेंथ हम L लेते हैं, ग्लास ट्यूब की जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शन का वो A ले लेते हैं, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमें ये सेल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। अब हमें पता है कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, KCl लेंगे, तो वो किस में लेंगे, वाटर में लेंगे, है ना। अगर हमें KCl हमें लेना है, KCl हमने डाला वाटर में, तो इसी के आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर हम सॉल्यूशन में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दें तो H2O क्या होने लग जाएगा, डिसोसिएट होने लग जाएगा, क्योंकि जब हम लोग H2O को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो किस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है, H2O और O2 में। तो यानी कि जब हम यहाँ पे डिसोसिएशन, जब हम यहाँ पे रिएक्शन पास करेंगे, वायर्स डायरेक्ट यहाँ पे पानी से कनेक्ट कर देंगे,
इस सॉल्यूशन से बेसिकली। तो H2 और O2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमें तो कंडक्टेंस चेक करनी थी और हो क्या गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। तो हम उसके लिए इसलिए हमने ये वाला सेल सेटअप यूज करा। दूसरा, जब हम लोग अपने वायर्स में करंट पास करते हैं वो हम डायरेक्ट करंट पास करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, कंडक्टेंस चेक करने के लिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट करंट नहीं पास कर सकते, यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत तरह से डिसोसिएट ना हो जाए, उसमें उस तरह से आयंस प्रोड्यूस हो जिस तरह से हम चाह रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन है वो डैमेज ना हो जाए। तो एक इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ी, इसलिए हमको एक अलग से कंडक्टिविटी सेल बनाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि या तो अगर डायरेक्ट करंट पास करते तो जो हमारा सेल का कॉम्पोजिशन है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्पोजिशन है वही क्या हो जाता, चेंज हो जाता। हम इसमें क्या पास करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट वायर से कनेक्शंस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने क्या लगा दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए कि डायरेक्ट वायर क्या कर दी थी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी थी। तो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए यहाँ पे और फिर हमने अपना क्या बनाया, कंडक्टिविटी सेल बनाया, ठीक है। तो अब कंडक्टिविटी सेल की वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है ये। तो हम किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, हमने सेल ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सॉल्यूशन लेना है KCl जिसकी ऑलरेडी हमें कंडक्टिविटी क्या हो पता। तो यानी कि अगर कंडक्टिविटी पता है तो मतलब हमें K कप्पा पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, कप्पा पता है। अगर हमें कप्पा पता है और हमने खुद इसका सॉल्यूशन बनाया तो हमें इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी पता होगी, ठीक है। तो हमें कप्पा भी पता है और हमें मोलर कंसंट्रेशन भी पता है। इसकी हमने लेंथ L ली हुई है और इसका हमने A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। तो जो L/A होता है ये हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इस सेल का, कि इसका जो सेल का कंडक्टिविटी सेल का L/A की रेशियो कितनी आती है। और L/A रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से, ठीक है। वहां पे उसको रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हम उसको L/A ही लिखते हैं, पर यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है हमारा G इंटू में कप्पा और अपॉन में G स्टार, ठीक है। L/A हमारा क्या बन जाता है, सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये हमारा अब इसमें कोई भी सॉल्यूशन डाल देंगे तो L/A हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए हम L/A को क्या बोल देते हैं, सेल कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। L/A हमारा सेल कांस्टेंट हो गया। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, कप्पा इंटू में 1 अपॉन में बेसिकली ये क्या होता है, A/L होता है, यानी कि L/A अगर A कर दें तो ये क्या हो गया, G स्टार L/A। तो L/A किसके बराबर है, G स्टार के। तो यानी कि G इज इक्वल्स टू, यानी कि कंडक्टेंस जो है हमारी, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन में सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसी की भी हमें क्या निकाल लिया, कंडक्टेंस निकाल लिया। तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस मालूम है और किसी की हमें कंडक्टिविटी मालूम है, जनरली हम KCl सॉल्यूशन लेते हैं, KCl की हमें किसी कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी भी मालूम होती है और कंडक्टेंस भी मालूम होती है। तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उस सेल की हम सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि हमने G स्टार क्या निकाल लिया, G स्टार विल बी कप्पा अपॉन G, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया। अब इसी कंडक्टिविटी सेल को हम किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। तो जो हमने नॉन रेजिस्टेंस लिए हैं वो हमने क्या ले लिए, हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया, R2 और R3 हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिए और कंडक्टिविटी सेल जो था उसके साथ हमने अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस वो कर दिया, ठीक है। तो R4 और R3 हमें पता है। तो जब हम लोग यहाँ से हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, ठीक है। तो जब हमारा करंट पास होगा तो ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में, R1 और R4, R2 और R3 भी क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज
जब हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, R4/R3, जो आमने सामने वाले हैं उनको ऊपर नीचे ले लेते हैं, जो लाइन से सेपरेटेड है और जो आमने सामने है, तो R4/R3 इज इक्वल्स टू R1/R2, ठीक है। तो जब हम अपना R1 वेरी करते चलेंगे तो हमें R2 की डिफरेंट वैल्यूज पता चल जाएंगी, उससे हम अपना क्या निकालेंगे, R2 निकाल लेंगे। तो हमारा क्या मिल गया, हमको R2 मिल गया। अगर हमें रेजिस्टेंस मिल गया तो हमको पता है रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। तो अगर हमें यहाँ से क्या मिल गया, अगर हमें यहाँ से R2 की वैल्यू मिल गई तो G हमारा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, G विल बी 1/R2, ठीक है। और हमारा अगर हमें क्या निकालनी है, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, कि हमें ये नहीं पता कि इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल्स टू K/G स्टार, ठीक है। सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट हम पहले निकाल चुके हैं इसी सॉल्यूशन में KCL डाल के। तो हमारे पास G की वैल्यू आ गई, G की वैल्यू कितनी आ गई, 1/R2, और N2 में हमारा क्या हो जाएगा, G स्टार इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, कप्पा, यानी कि हमने कंडक्टिविटी निकाल ली। कंडक्टिविटी विल बी, जो भी हमारे इस कंडक्टिविटी सेल की रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस कर लो या इसको फिर तुम G कर लो, कंडक्टेंस आएगी, क्योंकि N2 में जो भी उसका सेल कांस्टेंट होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है वो ऐसे याद रखना है, G स्टार इज इक्वल्स टू K, G स्टार, G तो पता होगी ना, G में डीट, ठीक है। तो एक G को हमने क्या दे दिया, एक स्टार दे दिया, इज इक्वल्स टू K, विक्ट्री का सिंबल, इट्स V एंड इट्स आल्सो काइंड ऑफ V, K। तो G स्टार इज इक्वल्स टू K, ये फॉर्मूला याद रखना है। G स्टार हमारा होता है सेल कांस्टेंट, G हमारा होती है कंडक्टेंस, और K हमारी होती है कंडक्टिविटी, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ इसी में आगे फर्दर, कि ये जो हमारी अब कंडक्टिविटी हमारी आ गई, अगर तो कंडक्टिविटी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, कि किसी मोलैरिटी पे किसी सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टेंस होगी। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कप्पा इंटू 1000/C, ठीक है। यहाँ जो C है हमारा वो किस में होगा, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। K जो है इसकी यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 हम एज इट इज लेंगे। तो जो हमारे पास अब इसमें ना फॉर्मूले में ना एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें वो 1000 कैसे आया, बेसिकली 1000 आता कैसे है, यहाँ पे इस लीटर को हमें हटाना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। तो जो 1000 है हमें पता है कि 1000 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। फिर हम लोग साइमन को भी यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, मीटर इनवर्स ले लेते हैं, और हमारी कुछ कैलकुलेशंस कट जाती हैं। इसको पहले रब कर देती हूँ। तो पहले सबसे पहले तो मोलर कंडक्टेंस देख लो। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो 1000 है इसकी भी हम एक यूनिट लेते हैं, और वो हमारी जो यूनिट होती है वो यूनिट में तुम्हें थोड़ा रब करके फिर समझाऊंगी, ऐसे समझ नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। तो तुमने क्या देखा, इसकी अगर डेरिवेशन वैसे आती नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में कि क्या निकालना था, किससे क्या निकालना था। तो मोलर कंडक्टेंस बेसिकली कैसे निकालोगे, तुम कंडक्टिविटी दी होगी सेल की, कंसंट्रेशन दी होगी, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, ठीक है। और कंडक्टिविटी अगर ना दे रखी हो, सेल कांस्टेंट दे रखा हो, तो कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ना दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो कैसे निकाल लोगे, G स्टार बाय R। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे G स्टार क्या के नीचे क्या कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, तो क्या हो जाएगा G स्टार बाय R, ठीक है। तो G स्टार बाय R जो हो गया हमारा क्या आ गया, कंडक्टिविटी। अगर रेजिस्टेंस दे रखा है किसी सॉल्यूशन का और सेल कांस्टेंट दे रखा है, तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, उसकी कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो उस कंडक्टिविटी से हम उसकी क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। देखो हमने क्या करा, हमने कप्पा को अपने कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारी क्या आ गई, मोलर कंडक्टिविटी आ गई, ठीक है। अब इसके यूनिट्स देख लेते हैं। कप्पा की यूनिट्स क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या तो कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, या क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स
इनवर्स होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट्स हमेशा क्या रहेंगी, मोल पर लीटर। हम मोलारिटी लेंगे तो कंसंट्रेशन क्या रहेगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इनकी यूनिट्स तो हो गई फिक्स, ठीक है। अब बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 1000 ऊपर आएगा या 1000 नीचे आएगा। उस चीज का तुम्हें कैसे याद रखना है, अगर तुम्हारे पास जो के है कप्पा, अगर वो सेंटीमीटर इनवर्स में है तो तुम 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम सेंटीमीटर क्यूब लीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिससे तुम्हारे जो सेंटीमीटर है वो कैंसिल हो रहे हैं और जो तुम्हारी यूनिट्स बन रही है मोलर कंडक्टिविटी की वो बन रही है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर तुम्हारा कंडक्टिविटी मीटर इनवर्स में दिया हुआ है, कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, लेकिन अगर कंडक्टिविटी मीटर इनवर्स में दी हुई है तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो जब डिवाइड करते हैं 1000 से तो इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब इनवर्स, बेसिकली पर मीटर क्यूब लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट बन जाती है मोलर कंडक्टिविटी की, वो बन जाती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो तुम्हें दोनों याद रखनी है, मीटर स्क्वायर वाली भी याद रखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी याद रखना है। बस याद ये रखना है अगर सेंटीमीटर आ गया, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है कप्पा के साथ तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली जब हम सेंटीमीटर है वो कम वैल्यू होती है ना, सेंटीमीटर इज वे लेस, मीटर इज मोर, ठीक है। ये हमको पता है, अगर तुम 1 सेंटीमीटर का हो या 1 मीटर का हो तो 1 सेंटीमीटर कम होता है, 1 मीटर ज्यादा होता है। तो अगर कप्पा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। इस चीज को इस तरह से फिट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम इसको प्रूव करने तो आना नहीं है तुम्हारा, सीधा न्यूमेरिकल निकालने आ रहा है, टिक ऑप्शन या तो कुछ ऐसा। तो कम वैल्यू को जब हमें ज्यादा करना होता है तो हमें ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब हमारी जो कंडक्टिविटी है वो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है ये वाली। और यूनिट्स क्या बन जाएगी फिर उस अकॉर्डिंग बन जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और ये जो होती है हमारी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो दो फॉर्म, एक फॉर्मूला इसका क्या हो गया, जी स्टार इज इक्वल्स टू के, और एक क्या हो गया, जी स्टार बाय आर इज इक्वल्स टू के। ये जी स्टार हमारा क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। अगर हमें के ना दे रखा हो तो हम और सेल कांस्टेंट दे रखा है तो हम सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस को मल्टीप्लाई करके के निकाल सकते हैं। अगर हमें कंडक्टेंस भी ना दे रखा हो, हमें रेजिस्टेंस दे रखा हो आर, तो रेजिस्टेंस को सेल कांस्टेंट से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, कप्पा निकाल सकते हैं। तो कई बार ऐसे ही दिया होता है क्वेश्चन में, इसकी जस्ट हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये दिया होगा, फिर हमें ये निकालना होगा, फिर इससे हमें क्या निकालनी होगी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी, ठीक है।